हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम जो है कॉस्ट की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। अब जो है उसके अंदर काफी कुछ जो वो डिस्कस किया। अब जो है आज हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसा होता है। अक्सर आपने सुना होगा एक वर्ड की वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फुलफिल कर रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है। वो करने से पहले उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिसाइड करनी होती है। लाइक क्या हुआ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है जो बोलती है कि हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो काम नहीं कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम क्या करें, हम तो काम कर रहे हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इस वजह से जनता के पास काम नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि भाई ये काम जो है ये इसका रहेगा, और ये काम है जो ये इसका रहेगा। पहली चीज तो ये दीजिए, उसके बाद में ये जनता को बताइए कि भाई हाँ, इसकी जिम्मेदारी इसके पास है और इसकी जिम्मेदारी इसके पास है। लाइक पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट इसको संभालेगी। अगर इससे रिलेटेड काम सही नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को गाली दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को खिलाफ में बोलिए। अगर लाइक जैसे इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है या इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए। क्लियर है? आर्मी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आर्मी से रिलेटेड कुछ है तो वो आप वहां पर कीजिएगा। आर्मी के साथ सही सुविधा वगैरह नहीं मिल रही तो उस केस के अंदर अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हर बात पे क्या कहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट खराब, और स्टेट गवर्नमेंट हर बात पे क्या कहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खराब। क्लियर है? जैसा क्या करते हैं पार्टियां जो वो करते हैं कि भाई ये कहता है कि हम सही है, वो पार्टी खराब है, वो कहते हैं कि हम सही है, ये पार्टी खराब। तो उसके लिए क्या किया जाए, जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बिजनेस में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है सर, कि ये मैनेजर कहता है मैं तो सही कर रहा हूँ, जैसे कॉस्ट वाला कह रहा है साहब मैं तो एकदम सही कर रहा हूँ, कॉस्ट जो वो बहुत सही से बना के दे रहा हूँ, मतलब कम कॉस्ट में बना के दे रहा हूँ। ये जो आपके जो मार्केट वाले ये सेल जो है वो कम प्राइस में करते हैं, जिस वजह से मुनाफा कम हो रहा है। मैं क्या करूँ, सेल वाले कहते हैं कि सर ये कॉस्ट इतना इनकर कर देते हैं, बाकी वाले जो है उनके तो प्रोडक्ट जो बहुत सस्ते सस्ते बनते हैं, अब इतनी कॉस्ट में बनते हैं तो फिर हम तो सेल तो उतने में ही करना होगा जितना मार्केट में होता है, और उस वजह से हमें क्या होता है, ये अल्टीमेटली सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे बात? हाँ जी सर, समझ पा रहे बात। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या किया गया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर किसी को देनी शुरू की गई। कैसे कि भाई जैसे ये मैनेजर है, इस मैनेजर को कहा गया कि तेरी ये जिम्मेदारी है, इसके मामले में तू चीजें जो सारा का सारा देखेगा। इस मैनेजर को बुलाया दूसरे को, उसको कहा कि इस मामले में पूरी जिम्मेदारी तेरी है। तीसरे को बुलाया, इस मामले में पूरी जिम्मेदारी तेरी। चौथे को बुलाया, कहा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तेरी। क्लियर? तो उस हिसाब से क्या किया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाया गया। कितने तरीके के होते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। सर क्या क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। देखिए, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इसका जो मालिक होगा, इसका जो मैनेजर होगा, उसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कॉस्ट सेंटर के मैनेजर को, इसके मैनेजर को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई साहब आपको क्या करना है, कॉस्ट का ध्यान रखना है, कम से कम लागत के अंदर प्रोडक्ट जो वो तैयार करके देना है। तो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी रहेगी। रेवेन्यू सेंटर जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो तो बेचारा कुछ सेल तो कर नहीं रहा है, उसको कहा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम क्या करते हो, कॉस्ट इनकर करते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कॉस्ट से रिलेटेड, तुम्हें कॉस्ट कम से कम इनकर करनी। तो वो क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर। अब एक है जो शोरूम है, जो क्या करता है, कार सेल कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसकी जिम्मेदारी क्या है, सेल करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करना, वहाँ कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सेंटर। एक सर्विस सेंटर हो गया, जहाँ पर कॉस्ट भी लग रही है और रेवेन्यू भी आ रहा है, मतलब वो सर्विस कर रहा है तो खर्चा भी लग रहा है और कस्टमर से चार्ज भी कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको क्या कही जाएगी, प्रॉफिट की जिम्मेदारी दी जाएगी, तुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये बिजनेस का एक अलग यूनिट हो गया, जो पैसा खुद ला रहा है, खुद ही लगा रहा है, खुद ही कमा रहा है और खुद ही लोन वगैरह वालों को पे कर रहा है और अल्टीमेटली बचा के कंपनी में दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्लियर है? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में जो है वो किसके लिए होता है, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और एक होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वेयर आउटपुट इज मेजरेबल एंड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट कैन बी स्पेसिफाइड।
बेस्ड ऑन द वेल एस्टेब्लिश्ड स्टडी एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट इज सेट। मतलब क्या हुआ देखिए, वो कहता है कॉस्ट सेंटर के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे एक तो होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, जैसे रॉ मटेरियल के मामले में कि भाई इतना रॉ मटेरियल डालते हैं तो इतना आउटपुट होता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपको कम से कम रॉ मटेरियल के अंदर आउटपुट जो देना है, वेस्ट मतलब कम से कम करना है, तो वो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। वहां पर क्या होता है कि 100 kg इनपुट देते हैं तो 80 kg आउटपुट होता है। इस तरीके के इनपुट आउटपुट कुछ रेशियो होता है। वहां पर फिक्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है कि इतना करेंगे तो इतना होगा। क्लियर है। एक होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है, ऐच्छिक। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, जैसा मार्केटिंग हो गया, जैसा मार्केटिंग हो गया। यहां पर क्या होगा ऐच्छिक, यहां पर क्या होगा कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। आपने मार्केटिंग की, पहली बार की, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, फिर दूसरी बार मार्केटिंग की, हो सकता है वैसा रेस्पॉन्स ना मिले। क्लियर है। तो वहां पर क्या है आउटपुट, हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसा नहीं कि मैंने 10 पोस्टर लगाए तो इतने कस्टमर आने ही चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर मैं पोस्टर लगाने वाले पे केस कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। फेयर एंड लवली ने पूरे भारत के अंदर टीवी में ऐड दिए, जरूरी नहीं है कि लोग बेवकूफ बने। क्लियर है। हो सकता है बन जाए तो बिक जाएगा, अगर नहीं बने तो नहीं बिकेगा। समझ पा रहे हो बात। तो मार्केटिंग जो वो क्या है एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। अब जो जितना करना चाहे उतना कर सकता है। ओप्पो और वीवो जो खुल के करते हैं, मार्केटिंग ही करते हैं, पूरे दिन करते हैं, उनको मजा आता है, उनका प्रोडक्ट उनसे उनको लगता है कि सेल हो रहा है तो वो करते हैं। कोई है जो कम मार्केटिंग करता है। क्लियर। इन फाइनेंशियल टर्म यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो जो डिफाइन नहीं होता। रेवेन्यू सेंटर, ये वो सेंटर होते हैं जो अकाउंटेबल होंगे किसके लिए, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। ये जैसे शोरूम वगैरह हो गया, ये जैसे शोरूम हो गया गाड़ी का, तो ये जो है वो क्या करते हैं सेल करते हैं। तो वहाँ कॉस्ट बिल्कुल, कॉस्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना लगे, लगती है लेकिन बहुत कम लगती है, मेनली वहाँ रेवेन्यू ही इनकर होता है। प्रॉफिट सेंटर, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसको जिम्मेदारी है कि रेवेन्यू को जनरेट करना और इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, की खर्चा कम से कम करना और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो वो करना। तो इसका एग्जांपल हम क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर। तो ये खर्चा भी कर रहा है और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल सेंटर हुज आर नॉट ओनली, जो जिम्मेदार है न सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बट आल्सो हैव द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके साथ साथ उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के भी जिम्मेदारी है। मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाएंगे, किस किस तरीके से लगाएंगे, इसमें कितना लगाएंगे, इसमें कितना लगाएंगे, कहाँ कितना रिटर्न वगैरह सारा जो देखता है वो इन्वेस्टमेंट से। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, देखिए ये तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग तो यूँ है, हमने शुरू में ही कहा था अगर आप कुछ भी करोगे तो उसके जिसके फायदे हैं उसके नुकसान गिनाने वाले तो मिल ही जाएंगे। सबसे पहला एक्सपेंसिव, सबसे पहला तो एक्सपेंसिव कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो खर्चा होगा। भाई कोई भी बढ़िया चीज लोगे तो खर्चा तो होगा, सीधी सी बात है, लेकिन लिमिटेशन के अंदर आता है कि एक्सपेंसिव है। सेकंड है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलेशन, कि क्योंकि आपकी बुक के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो रही है, आपकी बुक के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो रही है, तो आपके पास इन दोनों को रिकंसिलेशन, इन दोनों को साथ मिलाना होगा, नहीं तो वो अलग प्रॉफिट बोलेगा, ये अलग प्रॉफिट बोलेगा। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब मेटेरियल खरीदा, अकाउंटिंग में भी एंट्री हो रही है, कॉस्ट में भी एंट्री हो रही है, तो वही काम दो दो बार हो रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अब यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, बाकी इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मटेरियल पूरा चैप्टर पढ़ के आए, लेबर पूरा चैप्टर पढ़ के आए, ओवरहेड पूरा चैप्टर पढ़ के आए, प्राइम कॉस्ट वगैरह कॉस्ट शीट देख के, तो आप यहाँ पर ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। नेचर के हिसाब से अगर एलिमेंट देखें, देखिएगा बाय नेचर और एलिमेंट, नेचर और एलिमेंट के हिसाब से देखें ना तो मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, इस तीन कैटेगरी में करते हैं। फिर मटेरियल जो वो वापस डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, लेबर जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले सारे ओवरहेड जो उनको जोड़ दो तो फिर या तो प्रोडक्शन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। एक बार अगर यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है तो कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला जो लेक्चर है वो दोबारा देख लीजिएगा, बाकी इसके अंदर दिक्कत आएगी नहीं। डायरेक्ट मटेरियल का क्या होता है, जो अपने फिनिश्ड गुड्स के साथ बाहर जाता है। अपन ने क्या कहा था कि जैसे इस पेन का जो प्लास्टिक और इंक है वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा,
वो क्या है, मटेरियल प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स, जिसे आप इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट में, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट लेबर क्या है, जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल एंड एट्रीब्यूटेड टू होलली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमने क्या एग्जांपल लिया था इस केस के अंदर, डायरेक्ट के अंदर, कि सर हम बीड़ी बनाते हैं, उस केस के अंदर जो बीड़ी बना रहा है वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर कुछ खर्चा कर दिया, कस्टमर ने कुछ कहा था कि ये जो है वो ये खर्चा कीजिएगा, मतलब जैसे जो दूल्हा था उसने कहा कि शेरवानी जो है, उस शेरवानी के अंदर जो है वो मुझे मतलब यूँ समझ लीजिएगा उसका जो डिजाइनिंग है वो मनीष मल्होत्रा से करवानी है, तो उसके जो डिजाइनिंग के खर्चे हैं वो स्पेसिफिकली उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर किए गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो पर्टिकुलर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट क्या होंगे, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट होंगे। क्लियर है। इनडायरेक्ट मेटेरियल मतलब कि जिस जो प्रोडक्ट के साथ बाहर नहीं जा रहा है और कंज्यूम हो रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर। हमने कहा था कि जो एक सुबह को झाड़ू निकालने आता है वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस झाड़ू निकालने मतलब जैसे एक तो बीड़ी बनाता है, तो बीड़ी बनाने वाला तो पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, वो तो डायरेक्ट में आ गया। एक जो पूरा सुबह को आता है और सारा कचरा हटाता है तो वो किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ओवरहेड में प्रोडक्शन जो फैक्ट्री में लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस के अंदर लगते हैं, सेलिंग एंड जो सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। देखिए सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या आएंगे, वो सारे खर्चे जो हमने किए हैं ताकि हमारी सेल बढ़े, वो क्या होंगे, सेलिंग ओवरहेड। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होंगे, वो सारे खर्चे जो हमने हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किए, वो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए। क्लियर है। हाँ जी सर। फंक्शन के हिसाब से देखिए प्राइम कॉस्ट हो सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कॉस्ट ऑफ इस तरीके से सॉरी फंक्शन के हिसाब से यहाँ से शुरू होगा। डायरेक्ट मटेरियल से डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड कॉस्ट ओवरहेड। मतलब जो जो अलग अलग फंक्शन है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। ये सारा जल्दी इस वजह से हो रहा है क्योंकि थ्योरी सबसे लास्ट में कर रहे हैं। अगर यही पहले करते तो यहाँ ना तो कुछ समझ आता और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता। वेरिएबिलिटी ऑफ बिहेवियर, फिक्स कौन सा होता है, फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं इसे, या फिर हम इसे पीरियड कॉस्ट कह सकते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो पुराने लेक्चर देखिए, चैप्टर को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको ये थ्योरी में दिक्कत आएगी नहीं, वैसे थ्योरी फिर आप खुद से ही पढ़ लोगे। फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, जो पीरियड बेस्ड कॉस्ट है, जो क्या है, पीरियड बेस्ड कॉस्ट। पीरियड बेस्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो समय के हिसाब से लगती है। समय अगर मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए हो गया रेंट, किराया है, वो क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, नहीं। मार्जिनल के अंदर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट, जब जब प्रोडक्ट लगेगा बनेगा तब तो लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। ये भी अपन ने मार्जिनल के अंदर अच्छे से पढ़ा था। सेमी वेरिएबल जो जिसमें फिक्स्ड व वेरिएबल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर है। वो क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल। क्लियर। ये वाला आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, चारों मेथड का नाम याद रखिएगा, सॉरी पांचों मेथड का, कि इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो है वो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो है ये काम के नहीं है। हाँ, ये वाला जो है ये अपन ने डिस्कस किया था ओवरहेड चैप्टर के अंदर, जब फ्लेक्सिबल बजट का था कि वेरिएबल के अंदर अगर हमें फिक्स और वेरिएबल का पोर्शन अलग करना है तो उस केस के अंदर कैसे करेंगे। तो जैसे ये जनवरी में 100 है और ये 140 है, 260 से 300 हुआ, तो ये जो 40 यूनिट है ज्यादा हुई
तो और यहाँ पर खर्चा जो है वो 40 रुपए से ज्यादा हुआ, तो जो ज्यादा हुआ वो कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा हुआ है, वेरिएबल वाला। और यहाँ पर यूनिट के अंदर देखिए ये वाला पोर्शन आपको तभी समझ आएंगे ये वाले, जब आपने पुराने जो सारे चैप्टर वो अच्छे से कर रखे हैं। मैं थ्योरी बाद में करवा रहा हूँ, अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स देखिएगा ताकि ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ पाए। इसी वजह से हमने सारे जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो वो बनाए। ऊपर वाली जो थ्योरी थी उसके अंदर टाइम लग रहा था क्योंकि वो प्योर थ्योरी थी, वो एकदम प्योर थ्योरी थी, कॉस्ट क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या वगैरह वगैरह। यहाँ अब टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो है सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। क्लियर है? अब जो हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा उसी को लिखा गया है कि आपने ऐसा ऐसा किया था। क्लियर है? तो ये हमने बजट चैप्टर के अंदर इसको बहुत अच्छे से देखा था, मतलब एक सेशन ही पूरा इस पर गया था सेमी वेरिएबल का एनालिसिस के ऊपर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बाय कंट्रोलेबिलिटी, कि कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कितने हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो कॉस्ट जिसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे वेस्टेज, अगर हमने ध्यान रखा तो वेस्टेज कम होगा, तो ये क्या हो जाएगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कैसा, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल क्या सर, नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या जाएगा, देखो कंट्रोलेबल के अंदर तो एग्जांपल लिख दीजिए आपका, जैसे वेस्टेज, जिसको अगर ध्यान रखोगे तो कम हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे प्राइस ऑफ मटेरियल, बाय इन्फ्लेशन आया, मतलब कि मुद्रास्फीति हुई, भाव जो है वो बढ़े और मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, क्या हमारा उसके ऊपर कुछ कंट्रोल है क्या, नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। वो कह रहा है वैसे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल जो उनका डिफरेंस एकदम देखने में नहीं मिलता है, लेकिन होता है थोड़ा बहुत अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो। नॉर्मल कॉस्ट और अबनॉर्मल कॉस्ट, सर इसको तो हमने हर चैप्टर के अंदर देखा, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड के अंदर। नॉर्मल कॉस्ट क्या, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड इन द गिवन लेवल ऑफ द आउटपुट अंडर द कंडीशन इन विच लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। मतलब कि ये नॉर्मली लगता है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हमारे साथ लग रहा है, ये नॉर्मली जो भी इतना आउटपुट इस लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए ये कॉस्ट लगती है, तो वो नॉर्मल कॉस्ट होगी। Abnormal, it is the cost which is not normally incurred in the given level of output and in the condition in which the level of output is normal, it is the charge to costing P&L। बहुत ध्यान से बहुत बार पूछा गया है, ये जो है इसको कहाँ चार्ज किया जाता है, कॉस्टिंग P&L में चार्ज किया जाता है। वैसे अपने को ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अपन ने मटेरियल में देखा पहले नॉर्मल एबनॉर्मल, लेबर के अंदर देखा नॉर्मल एबनॉर्मल, ओवरहेड के अंदर देखा नॉर्मल एबनॉर्मल, कॉस्ट शीट के अंदर देखा नॉर्मल एबनॉर्मल, और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में उसको हमने फाइनली कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर तक करते हुए देखा एबनॉर्मल। क्लियर है? ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा वापस इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले अलग अलग टाइप की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से दिया गया है। ये है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, ए कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट इज नोन प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही तय करना। जैसे ये जो है ये रिमोट बनाएंगे अपन, इस रिमोट को अपन ने बनाने के लिए अपन ने पता किया कि भाई ये मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो एनालिसिस किया और इसका पता किया कॉस्ट। अभी ये बनना है, अभी तो ये बनना है, लेकिन उससे पहले हमने कॉस्ट का पता किया, वो क्या कहलाएगी, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, बस कर भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट a predetermined cost which is calculated from the management's expectation standards of efficient operation and the relevant necessary expenditure. It may be used for the basis of price fixation or control. ये क्या कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या कहता है, देखिए स्टैंडर्ड मतलब क्या कहता है कि ये जो नॉर्मल सिचुएशन होगी उसके अंदर अगर इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब ये कॉस्ट लगती है, अगर जैसे ये बनने में 20 रुपए लगे तो
तो ये स्टैंडर्ड मान लो कि 20 रुपए में बन जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इससे ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक्चुअल जो भी होगा उसका कंपैरिजन। सर प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड के अंदर क्या फर्क है? वैसे ऐसा खास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्री डिटरमाइंड ऐसा है कि जो पहले निर्धारित की गई वो सारी सारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो स्टैंडर्ड है। और कंपैरिजन जो होगा वो हमेशा किसका होगा, स्टैंडर्ड का होगा, प्री डिटरमाइंड के हिसाब से नहीं होगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपैरिजन होगा। क्लियर है? ये यूज होता है प्राइस फिक्सेशन के लिए और कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल होता है, प्री डिटरमाइन का नहीं होता है। ठीक है सर, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, समझ आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को आप और क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और सर इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये जो सारे हैं ये इसी के नाम, ये जो ये इसी के नाम। मार्जिनल कॉस्ट कहें, वेरिएबल कॉस्ट कहें, या इसे आप प्रोडक्ट कॉस्ट कहें। मतलब क्या होता है, ये जब जब प्रोडक्ट बनेगा तब तब लगेगा, अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, जैसे ही प्रोडक्शन जिस प्रोपोर्शन बढ़ेगा, जिस रेशियो में प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी रेशियो में ये जो है ये भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन आपने दुगुना कर दिया तो मार्जिनल कॉस्ट भी दुगुनी होगी। जैसे हो गया एक पेन को बनाने में 3 रुपए का प्लास्टिक लगता है, तो 2 बनाएंगे तो 6, 3 बनाएंगे तो 9। The amount at which given volume of output by which the aggregate cost increases if volume of output is increased or decreased by 1 unit। ये क्या कहता है, अब देखिएगा मार्जिनल की क्या कहता है कि अगर एक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मतलब एक यूनिट को बढ़ाते हैं या एक यूनिट को कम करते हैं तो कॉस्ट में जो चेंज आता है वो वेरिएबल आता है। समझ आ रही बात? भाई फिक्स का तो यूनिट है, बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। वो कहता है कि एक यूनिट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो जो फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है, मार्जिनल कॉस्ट की, और वही क्या है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, जो हमारा देखिए अब इनका नाम है जैसा एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब क्या, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना मतलब कि एस्टिमेट करके जो कॉस्ट कैलकुलेट की वो एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉलर डिफाइंस द एस्टिमेटेड कॉस्ट एज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट की कितना लगेगा। अब मैन्युफैक्चर और एक्वायरिंग ऑप्टन इन टर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एडवांस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन और परचेज। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वो प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट है, सिंस दे रेफर टू प्रेडिक्टिव कॉस्ट। ये क्या है, एक तरीके का प्रेडिक्शन होता है कि इतनी कॉस्ट लगेगी, अब हो सकता है उससे ज्यादा या कम भी लगे। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, देखिएगा डिफरेंशियल कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीमेंटल, नॉर्मल इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल को हम साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंशियल क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्शन अभी जो हो रहा है इससे ज्यादा करें या इससे कम करें तो कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। समझिएगा, अभी हम 5000 यूनिट बना रहे हैं, अगर ये 6000 बनाए तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगा। 5000 बना रहे हैं, 3500 बनाए तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगा। लेकिन इंक्रीमेंटल जो है वो सिर्फ ऊपर की साइड में देखता है, 5000 से अगर हम 6000 बनाए तो कितना कॉस्ट में चेंज आएगा। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों को मिला के डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, कि एक्टिविटी लेवल में जो चेंज आता है उसकी वजह से कितना है। भाई ये थ्योरी उनको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी जिन्होंने पूरी क्लासेस देखी है अभी तक की, तो वो तो बहुत आसानी से ग्रिप कर पा रहे हैं। बाकी जो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसका रीजन ये है क्योंकि अपन ने वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो अपन यहाँ पर इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे तो उस केस के अंदर पहले वाले सेशन जरूर देखें ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। क्लियर है? टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल इफ एनी चेंज इज प्रपोज्ड इन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो जितना इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो कहेंगे। ये जो है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट, ये इसे आप क्या कहते हैं, मानी गई कॉस्ट। मात्राएं गलत है तो आप सही कर दीजिएगा। ये एक्चुअल में जेब से नहीं जा रहा है, ये पैसा जेब से नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसे क्या करें, कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा पैसा अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता तो बैंक में जमा करवाता, 5 लाख रुपए था, 10% के हिसाब से 50,000 रुपए का ब्याज आता, वो पैसा नहीं आया
इसे मैं मेरे डिसीजन के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ, इसे मैं कॉस्ट के अंदर डिसीजन कंसिडर कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। समझ पा रहे बात? ये जो है ये घर मैं किराए पे दे सकता था, किराया आता मेरा साल भर का 1,20,000 रुपये 10,000 के हिसाब से, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, उसकी जगह मैं बिजनेस चला रहा हूँ, किराए पे नहीं दे रहा हूँ, तो ये इसे मैं क्या करूंगा, मेरी कॉस्ट कंसिडर करूंगा। ये जो है वो क्या होगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट या नॉशनल कॉस्ट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, ये वो कॉस्ट है जिसके अंदर एक्चुअली कोई भी, सॉरी ये जो मैंने दोनों बताए थे, हाँ इनके अंदर एक्चुअली कैश का कोई आउटले नहीं होता है, मतलब एक्चुअल में जेब से पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या है, जेब से पैसा नहीं जाएगा। अब देखिएगा, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट है जो कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बन सकती है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गया मतलब वो इम्प्यूटेड या फिर वो और कुछ भी नहीं बन सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। एक कॉस्ट जो वो इम्प्यूटेड भी हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो रिलेवेंट और इरेलेवेंट में से भी रिलेवेंट ऐसे कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रिलेवेंट जो वो सारा का सारा रिलेवेंट इरेलेवेंट सारी कॉस्ट को दो भागों में बांट देता है, रिलेवेंट और इरेलेवेंट। तो या तो इसमें रहेंगे या इसमें रहेंगे। अब मार्जिनल जो वो रिलेवेंट के अंदर जाएगी, फिक्स जो वो इसमें जाएगी। अब तो इस तरीके से जो है वो इनका एनालिसिस चलता है। तो कोई कॉस्ट जो वो, जैसे ये अगर घर में किराए पे नहीं दे किराए पे देता तो 1,20,000 आते, अब वो मैं यहाँ बिजनेस चला रहा हूँ तो इस वजह से ये पैसा नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और ये इम्प्यूटेड कॉस्ट भी है, क्योंकि इसमें एक्चुअल पैसा आपका जा नहीं रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेमेंट फॉर विच नॉट एक्चुअली मेड, एग्जाम्पल और इम्प्यूटेड, दीज कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कजन है, ज्यादा दूर में नहीं है, नजदीक का ही कजन है ये। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या है, which are initially recorded as asset and subsequently treated as expense, मतलब जो एज एन एसेट लिखी गई आपकी बुक में, धीरे धीरे आप उनको राइट ऑफ कर रहे हो P&L के अंदर। प्रोडक्ट कॉस्ट, अब देखो प्रोडक्ट कॉस्ट कहो, मार्जिनल कॉस्ट कहो या वेरिएबल कॉस्ट कहो, ये सारे एक ही है। क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, opportunity foregone on accepting an alternative course of action, benefit or sacrifice made, value of sacrifice made और benefit foregone। जैसे किसी ने कुछ किया, एक जो कोर्स ऑफ एक्शन जो तय किया, तो उसने क्या किया, कुछ जो है वो छोड़ा, तो जो छोड़ा है वो क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कहलाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? भाई समझिएगा, आज के टाइम में लोग जो है वो मजे कर रहे हैं, लोग जो है मजे कर रहे हैं, आप इस टाइम के अंदर किताबों में पढ़े। क्लियर? तो आप उन मजे को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आप कल को इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्या? हाँ जी, आप कल को पूरे जीवन भर जब आप जॉब करोगे और कोई आपसे आके कहेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई जब लोग मजे कर रहे थे ना उस वक्त मैंने पढ़ाई की, इस वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ और इस वजह से मेरे पास ये अर्निंग आ रही है। क्लियर है? तो ये क्या है, आपकी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्लियर है? ये जो अभी टाइम जो आप कर रहे हो, इस टाइम को आप यूज कर सकते थे मजे करने में। भाई जवानी है, सब कुछ है, बाइक पे आप भी घुमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाने खिलाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आप किताबों में पढ़े हैं और सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसको कंसिडर करेंगे क्या? हाँ जी जरूर करेंगे। इसके बदले में आप कल को कहेंगे कि भाई मैंने उस वक्त मेहनत की, इस वजह से मुझे आज रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्लियर? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है, ये नॉशनल या इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है या इम्प्यूटेड कॉस्ट जो हमने कही थी उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, यहाँ क्या होगा, जेब से पैसा जाएगा। वो कोई भी कॉस्ट जिसमें जेब से पैसा जाएगा वो क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मतलब जैसे किराया दिया या जो भी दिया वो सारा सारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, देखिए शट डाउन कॉस्ट जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट क्या गलती करता है कि शट डाउन करे तो कितनी कॉस्ट होगा, नहीं। शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर हम बिजनेस शट डाउन कर दें तो भी चलेगा, अगर बिजनेस शट डाउन कर दे तो भी चलेगा। ये हमारे चैप्टर के अंदर जब आया था तब हमने क्या कहा था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि राजस्थान के अंदर क्या होता है,
गुजरात से आते हैं, आम के व्यापारी आते हैं और यहाँ पर आम का दुकान चलाते हैं। अब आम की सीजन जो 3 महीने, जूस जो बिकता है वो 3 महीने, तो वो 3 महीने के लिए यहाँ दुकान चलाते हैं। लेकिन दुकान की गुडविल होती है, लोग जो दुकान के स्थान के हिसाब से उसे जानते हैं। अब वो अगले साल आए और कोई और अलग जगह दुकान बनाए तो उनको वापस शुरू से कस्टमर बनाने होंगे, नहीं तो उस जगह से लोग जानते हैं तो वो जैसे ही गर्मी आएगी तो उस जगह जाके जूस पीने जाएंगे। तो चलते तो 3 महीने ही है काम, तो बिजनेस तो 3 महीने चला रहे, बाकी 9 महीने बिजनेस बंद है, लेकिन फिर भी 9 महीने का किराया देते हैं ताकि वो किसी और को ना देते वो जगह। क्लियर है? तो उसे हम क्या कहते हैं? शट डाउन कॉस्ट। दीज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द प्लांट इज टेम्परेरी शट डाउन। ये वो कॉस्ट है जो तब भी लग रही है जब हमारा बिजनेस जो वो क्या हो रखा है? टेम्परेरी शट डाउन हो रखा है, रेंट, रेस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या होती है? वो पुरानी कॉस्ट जो लग चुकी। भिड़े बोलते हैं ना हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो वो हमारे जमाने में ऐसा होता था वो क्या है? संक कॉस्ट, वो हो चुका। कॉस्टिंग कहता है कि उसको अब कंसिडर करने का मतलब नहीं। जैसे मैं आपको ये रिमोट जो वो सेल करूं, तो मैं ये रिमोट सेल करूं तो आपने कहा कि यार ये रिमोट मार्केट के अंदर ऐसा कैसा 50 रुपए मिलता है। मैंने कहा कि देखो एकदम बढ़िया कंडीशन है, 60 रुपए तो लगेंगे इसके। क्लियर? अब इसको मैंने 10 साल पहले इसको कितने में खरीदा, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है? ऐसे अपन नेगोशिएशन में यूज करते हैं, लेकिन कॉस्ट जो है वो इसको कंसिडर नहीं करता। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट आर नाउन एज संक कॉस्ट, और ये संक कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, इसका डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी रोल नहीं होता, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? संक कॉस्ट कहते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग जो वो क्या कहता है कि हमारे डिसीजन की वजह से कोई पैसा जेब से पैसा जा रहा है क्या? हमारे डिसीजन की वजह से जेब में से पैसा जा रहा है क्या? अब बात करें संक कॉस्ट की, जैसे इस मोबाइल इसको मैंने खरीदा था, तब मैंने मान लीजिए इस रिमोट के लिए 500 रुपए दिए थे। अब वो पैसा लग चुका है, अब मैं इस रिमोट को यूज करने का डिसीजन लूँ या सेल करने का डिसीजन लूँ, क्या उन 500 रुपए में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसका मेरे डिसीजन की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे हम क्या कहते हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट। तो संक कॉस्ट हमेशा क्या होती है? इररिलेवेंट, क्योंकि वो पास्ट में इनकर हो चुकी है, अब उसका जो झंझट है वो खत्म हो चुका, अब उसको कंसिडर ना ही करो। क्लियर है? Absolute cost. These costs refer to cost of product or process or in unit in its totality. कि टोटल जो कॉस्ट कितना वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कॉस्ट कहलाएगा। जैसे इस पेन को बनाने में 8 रुपए लगे टोटल, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कॉस्ट कहलाएगा। वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट में भी शोन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट वगैरह, ये इस तरीके से। डिस्क्रिशनरी ऊपर ही देखा था, ये क्या? अच्छी कॉस्ट, मतलब कि यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता है, आप कितना भी खर्चा करो उसका कितना भी रिजल्ट वो जो है वो मिल सकता है। पीरियड कॉस्ट, ये क्या है? फिक्स कॉस्ट जो है उसी का नाम पीरियड कॉस्ट है। इंजीनियर कॉस्ट, ये देखिएगा, दीज कॉस्ट आर कॉस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इंजीनियर कॉस्ट किसे कहते हैं? कि भाई जहां पर क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि इतना इनपुट देंगे तो इतना आउटपुट आएगा, तो ये क्या कहलाती है? इंजीनियर्ड कॉस्ट। ये क्या कहलाती है? इंजीनियर्ड कॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? कॉज मतलब कुछ किया गया और उसका कुछ प्रभाव हुआ। समझ पा रहे हैं बात? आपने मेरी तारीफ की, मैं खुश हुआ, ये क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने मुझे गाली दी, मैं दुखी हुआ, ये क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। आपने मुझे गाली दी, मैं माँ बुद्ध की तरह मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। क्लियर है? तो वहां क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हुआ, वो डिस्क्रिशनरी में चला जाएगा, और जहां कॉज एंड इफेक्ट होगा वो इंजीनियर्ड में आ जाएगा। क्लियर? साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है, ये करे तो वो करो, वो करे तो ये करो। कंप्यूटर जो किस पे चलता है? ये होगा तो वो होगा, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये होगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये होगा, तो वहां क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये करोगे तो वो होगा। क्लियर? इसके बाद में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये जो है वो एक्सप्लिसिट जो है वो आउट ऑफ पॉकेट का ही दूसरा नाम है, आउट ऑफ पॉकेट। और ये इम्प्लिसिट जो है ऊपर किस नाम से देखा था? इम्प्यूटेड जो है, वहां पर इसका साथ लिख देते हैं, कहाँ है? इम्प्यूटेड के साथ इसका एक और नाम क्या है?
इम्प्लिसिट कॉस्ट। और यहाँ पर इसके पास में इम्प्यूटेड लिख देते हैं ताकि इसका आपको पता चल जाए ये क्या है, इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्लियर है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो वो हमने शुरू वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग 2 ही बचे हैं तो अपन कर ही लेते हैं, अपन इसके लिए एक नया लेक्चर जो वो नहीं लेंगे। क्लियर। थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा तो लगेगा, लोड नहीं लेते, कर ही लेते हैं ना। देखो, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर सिंगल और आउटपुट मेथड कॉस्टिंग, जहां पर क्या हो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेनेबल, द प्रोडक्ट बीइंग ओनली वन प्रोडक्ट लाइक ब्रिक कॉइल इटीसी। जहां जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जहां जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब एक जैसा होता है। जैसे ईंट हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा नहीं कि पहला केजी जो सीमेंट है वो अलग है और तीसरा केजी सीमेंट जो वो अलग है, नहीं, वहां पर जो प्रोडक्ट जो वो सेम है, स्टील जो वो सेम तरीके का है। क्लियर है। हाँ, उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, वो अलग चीज है कि कोयला जो है ये ए कैटेगरी का, ये बी कैटेगरी का, ये सी कैटेगरी का, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वो एक कैटेगरी का जो सारा होगा वो एक जैसा होगा। क्लियर है। तो उसे सिंगल और आउटपुट कहेंगे। बैच कॉस्टिंग, जहाँ काम जो है वो कैसा होता है, एक्सटेंशन ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। बैच में बी रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर। बैच जो वो क्या है, बैच में बी रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर, और ये एक एक्सटेंशन है जॉब कॉस्टिंग का। थ्रू द फैक्ट्री इन बैच, और यहाँ पर बैच के हिसाब से काम होता है। जॉब जो है वो क्या है, ये जॉब इज असर्टेनेबल, और यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर। क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, ये जॉब जैसा ही है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, बस इसमें समय जो है वो ज्यादा लगता है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, हर जो जॉब होगी उसके लिए क्या होगा, इसके में हमने क्या किया था, स्कूटी सर्विस जो उसका एग्जांपल लिया था, ये इसमें घर का एग्जांपल लिया था। क्लियर। स्कूटी सर्विस मतलब स्कूटी सर्विस करवाने जाओगे तो वहां आप जो जो बताओगे स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और अलग से आपके लिए एक एस्टिमेट बनेगा, और आपको आपने जो काम करवाया उसके हिसाब से जो है पैसा चार्ज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो वहां भी कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होगा। आप घर बनवाने आएंगे मेरे पास, तो मैं सीधा आपको बना के नहीं दूंगा, आप जो बताएंगे उसके हिसाब से काम होगा। क्लियर है। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट इज कंप्लीटेड ईच स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेन लाइक ए कॉस्ट ऑफ मेकिंग अप, और उसके बाद में मेकिंग पंप, पेपर फ्रॉम पंप वगैरह, ये इस तरीके से जहाँ काम जो होता है वो क्या होता है, काम प्रोसेस में होता है। क्लियर है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े से हम धागा बनाते हैं, धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, और कपड़े से हम रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, जो सर्विस रेंडर करते हैं, हमारे जैसे जो सेवादार है, जो सेवाएं देते हैं, वो जो है उनके लिए जो मेथड होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा। क्लियर है। उसके बाद में मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है, जहां पर एक मेथड जो वो काम नहीं चला पाए तो उस केस के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा मेथड जो उनको यूज करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल मेथड। जहां पर क्या होता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड फॉर ए कॉस्टिंग आउटलाइन। अब कौन कौन से 2 मेथड, कोई से भी हो सकते हैं। क्लियर है। लाइक साइकिल बनाने में बैच कॉस्टिंग भी यूज कर लिया आपने, मार्जिन सॉरी बैच भी यूज कर लिया और प्रोसेस भी यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉस्टिंग। ध्यान रखिएगा ज्यादातर पूछा जाता है मार्जिनल का, मार्जिनल जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, वो एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। क्लियर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार, जहाँ सीरीज ऑफ प्रोसेस में होता है तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा, एज प्रोसेस, इसका एग्जांपल जो वो दे रखा है शुगर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक मतलब किस तरीके से कॉस्टिंग की जा सकती है। अब देखिए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कोई से भी मेथड में लगा सकते हो, समझ पा रहे हो बात, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में लगाएगा, यहाँ लगाएगा, वहां लगाएगा, ये टेक्निक जो कहीं पे भी लगती है। क्लियर है। ये टेक्निक्स जो वो कहीं पे भी लगती है।
तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है कि सब एक जैसे कॉस्टिंग करो। हमने कहा उससे क्या फायदा होगा, उन्होंने कहा ताकि कंपैरिजन जो आसानी होगा। ये कहता है कि पूरी इंडस्ट्री जो उसको बुलाओ और उनको समझाओ, बिठाओ, उनको कहो कि देखो सारे मिलके ना सब एक ही तरीके से कॉस्टिंग करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि कॉस्ट कंपैरिजन होगा, एक का फायदा दूसरे को मिलेगा पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा एक्चुअली हो नहीं पाता। रीजन क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री में सारे कुत्तों के तरीके से लड़ते हैं। ये जो है जो कंपटीशन का मतलब क्या है भाई, आगे जो हमारे साथ वाला उससे आगे निकलना है। क्लियर है। अगर कोई ऐसा पागल ही होगा जो कॉस्ट के जो सारे डाटा वो बाकियों को कहेगा देखो भाई मेरे जो है इस तरीके से किया और मैंने कॉस्ट कम लगाई। पार्ले जी से पूछो कि वो कॉस्ट के जो डाटा इस तरीके से साइन करवा के बैठाते हैं कि आप यहाँ के कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा जो बाहर लीक नहीं करोगे। क्लियर है। नंबर ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री एग्रीज अमंग देमसेल्फ। ये क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर फर्म जो है वो एग्री करते हैं, क्या एग्री अमंग देमसेल्फ टू फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, वो कि हम सेम ही सिस्टम का कॉस्टिंग का जो वो यूज करेंगे। क्लियर। मार्जिनल कॉस्टिंग जो डिफरेंशिएट करता है फिक्स्ड और वेरिएबल को और उसके हिसाब से डिसीजन वगैरह करता है, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह उसके अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस पूरा चैप्टर पढ़ा है, प्री डिटरमाइंड होता है, फिर उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं, फिर वेरिएंस आता है, फिर वेरिएंस को हम करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ये बहुत कम यूज होता है, न के बराबर यूज होता है। हिस्टोरिकल वर्ड बना है हिस्ट्री से, हिस्ट्री मतलब पुराना, जो पुरानी कॉस्ट को रिकॉर्ड करके जो कॉस्टिंग का सिस्टम बना है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट सॉरी असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, जब कॉस्ट इनकर हो गई उसके बाद में कॉस्ट का पता करना हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर जिसकी हमने सबसे ज्यादा बुराई की थी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये क्या कहता है, चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट, दिस डिफर्स फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग वेयर फिक्स कॉस्ट जो एक्सक्लूड की जाती है। इस तरीके से भाई मार्जिनल फिक्स और वेरिएबल दोनों का अलग करते हैं और यहाँ दोनों का अलग नहीं करते। क्लियर है। इसके साथ आपकी थ्योरी जो वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने जो पहले जो चैप्टर्स है वो नहीं देखे और सीधा थ्योरी वाला सेशन देखें उनको जरूर दिक्कत आई होगी। रीजन ये क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और हमने कहा था कॉस्ट की थ्योरी जो वो ऐसी नहीं है कि हम उसे सीधा एज ए थ्योरी देख लें। वहाँ पर हमें पहले प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी होगी ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि हम उनको और आसानी से समझ पाए। तो हमने वहाँ उनको अच्छे से समझा, प्रैक्टिकल चीज़ें सारी देखी और अब जो वो थ्योरी की तो हमें थ्योरी के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगा। क्लियर है। ये सारी बातें ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहाँ तक की सारी बातें जो वो आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहे। क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद।